हेलो मेरे दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल जहां डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं है, इससे मेरा मतलब है कि आपकी निवेश की गई रकम गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट की जाएगी, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सेफ है, प्लस एफडी से ज्यादा का रिटर्न भी मिलेगा। तो आप कहोगे क्यों नहीं, हम बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ गिल्ट फंड्स की। अगर आप अच्छे गिल्ट फंड्स का पिछले एक साल का रिटर्न देखोगे तो कुछ अच्छे फंड्स ने तो 12% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है, और इन्हीं रिटर्न्स को देखकर कई सारे इन्वेस्टर्स इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। लेकिन इन इन्वेस्टर्स में से कई सारे इन्वेस्टर्स को ये पता ही नहीं है कि गिल्ट फंड्स काम कैसे करते हैं, और ज्यादातर इन्वेस्टर्स बस इनका पिछले 1 से 1.5 साल का रिटर्न देखकर इनमें बिना सोचे समझे ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो से डिटेल में समझते हैं गिल्ट फंड्स के बारे में और इनमें निवेश कब करना चाहिए। और आगे कुछ समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, पहले तो ये समझते हैं कि डेट फंड्स क्या होते हैं। एज गिल्ट फंड्स एक प्रकार के डेट फंड्स है। तो डेट फंड्स उन सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं जो फिक्स्ड रिटर्न जनरेट करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इनके अलावा और भी कई प्रकार के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की एक प्री डिसाइडेड मेच्योरिटी डेट और इंटरेस्ट रेट होता है, जो इन्वेस्टर्स को मेच्योरिटी के वक्त प्रिंसिपल अमाउंट के साथ लौटा दिया जाता है। और इसीलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। डेट इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण फ्लक्चुएट नहीं होता, और इसीलिए इन्हें इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अब आपको डेट फंड्स क्या होते हैं और गिल्ट फंड्स डेट फंड की ही एक कैटेगरी है, इतना तो समझ आ गया। अब जब हम ये कहते हैं कि डेट फंड्स इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में सेफ होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डेट फंड्स में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता। ऑफ कोर्स डेट फंड्स भी कुछ हद तक रिस्की होते हैं, और इनमें मेजरली 2 प्रकार का रिस्क होता है। नंबर 1 क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क, और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की एक रेटिंग होती है जिसे क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। तो आइए इस रिस्क को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। देश की 2 कंपनीज को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। अब उनके पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो शेयर्स इशू करके और शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट्स का हिस्सेदार बना ले, या फिर लोगों से पैसे उधार लेकर उन्हें फिक्स्ड रिटर्न और फिक्स्ड डेट पर मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स इशू कर दे। अब इन दोनों कंपनीज ने डिसाइड किया कि वो बॉन्ड्स इशू करेंगे, लेकिन इन दोनों कंपनीज में से एक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है और लोगों को इस कंपनी पर ज्यादा भरोसा है, और दूसरी कंपनी काफी छोटी है और लोगों को इस कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा डाउट है। और ऐसे में अपने बॉन्ड्स के लिए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए छोटी कंपनी ने अपने बॉन्ड्स पर बड़ी कंपनी के कंपैरिजन में 2% ज्यादा इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस किया। और अब कुछ सालों बाद इन्वेस्टेड रकम पर इंटरेस्ट देने के बाद छोटी कंपनी ने बॉन्ड्स का इंटरेस्ट देना बंद कर दिया और मैच्योरिटी के वक्त प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पाए। तो डेट इंस्ट्रूमेंट में इस प्रकार के रिस्क को क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क कहा जाता है, जहां पुअर क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी पैसे लौटाने से मना कर देती है। तो अब समझते हैं एक और एग्जांपल से डेट फंड के दूसरे बड़े रिस्क को, जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। देश की एक बड़ी कंपनी ने 7% रिटर्न देने वाले और 10 इयर्स लॉक इन वाले बॉन्ड्स इशू किए, और एक बॉन्ड की वैल्यू थी 1000 रुपीज। अब 3 सालों बाद उसी कंपनी को अपना बिजनेस और बड़ा करना था, तो उन्होंने नए बॉन्ड्स इशू किए 9% इंटरेस्ट रेट के साथ, जिनकी वैल्यू थी 1000 रुपीज। अब आप ही सोचिए कि जब नए बॉन्ड 9% इंटरेस्ट रेट पर मिल रहे हैं, तो पुराने बॉन्ड जो 7% इंटरेस्ट रेट पर इशू किए गए थे, उनकी मार्केट प्राइस कम होगी या ज्यादा? ऑब्वियसली बॉन्ड्स की मार्केट प्राइस कम होगी, एज ज्यादा
रिटर्न देने वाले बॉन्ड्स के सामने कम रिटर्न देने वाले बॉन्ड्स कौन खरीदना चाहेगा, राइट। लेकिन अब यही अगर कंपनी नए बॉन्ड्स 5% रिटर्न पर इशू करती है जो पुराने बॉन्ड्स यानी 7% रिटर्न देने वाले बॉन्ड्स के कंपैरिजन में कम है, तो इस केस में पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो इन शॉर्ट, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब बॉन्ड्स का रिटर्न कम हो जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तब बॉन्ड्स का रिटर्न बढ़ जाता है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आरबीआई पिछले कुछ महीनों से लगातार इंटरेस्ट रेट्स कम किए जा रही है, और इसीलिए बॉन्ड्स के रिटर्न्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो हमने अभी तक समझी, ये आपको गिल्ड फंड्स को और अच्छे से समझने में आपकी हेल्प करेगी। और अब क्या होते हैं गिल्ड फंड्स, किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए गिल्ड फंड्स में, और इनमें निवेश करने से पहले किन बातों का ख्याल करना चाहिए, ये समझे उससे पहले अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो गिल्ड फंड एग्जैक्टली होते क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंड्स यानी लोन की जरूरत होती है, तब वो देश की सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से बोरो करती है। लेकिन आरबीआई को खुद ये पैसे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी से बोरो करने पड़ते हैं, और इन लोन्स के अगेंस्ट आरबीआई गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज विद फिक्स्ड टेन्योर इशू करती है, जिन्हें गिल्ड फंड के फंड मैनेजर्स सब्सक्राइब करते हैं। और मैच्योरिटी के समय गिल्ड फंड्स ये सिक्योरिटी लौटा कर अपने पैसे वापस लेते हैं। और जब हम एज एन इन्वेस्टर गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर कम से कम रिस्क लेकर अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन यूजुअली जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गिल्ड फंड इन्वेस्ट करते हैं उनका टेन्योर लंबे समय का होता है, और जितना लंबा समय उतना ज्यादा उस समय में इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की संभावना। सो इन शॉर्ट, गिल्ड फंड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, और गिल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट समय होता है जब इंटरेस्ट रेट्स पीक पर होते हैं और अब उनके कम होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और आज का इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जहां इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम है, इन्वेस्टर्स के लिए इनमें इन्वेस्ट करना शायद ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा, एज इन फंड्स में डिफॉल्ट रिस्क तो नहीं होता लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क जरूर होता है। सो किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए इनमें? गिल्ड फंड्स सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं जिनका टेन्योर मीडियम से लॉन्ग टर्म के बीच होता है, और उस हिसाब से ये काफी सिक्योर होते हैं। ये फंड्स बाकी बॉन्ड फंड्स की तरह नहीं होते जहां फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए कम क्रेडिट रेटिंग के बॉन्ड्स में भी निवेश करते हैं। गिल्ड फंड्स में इन्वेस्टर्स का कैपिटल प्रिजर्व्ड रहता है और रिटर्न्स भी मॉडरेट होते हैं। ये फंड्स उन रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिन्हें कम रिटर्न्स मंजूर होते हैं, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो गिल्ड फंड्स में निवेश करने से पहले एज एन इन्वेस्टर आपको किन बातों का ख्याल करना चाहिए? नंबर 1, रिस्क। इनमें डिफॉल्ट रिस्क तो नहीं होता लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, और इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ने लगते हैं तब इनका एनएवी काफी तेजी से गिरने लगता है। नंबर 2, रिटर्न्स। गिल्ड फंड गिरते इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में 12% तक का रिटर्न भी देते हैं, लेकिन इनके रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट पीरियड। गिल्ड फंड्स उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी मीडियम से लॉन्ग टर्म यानी 3 to 5 इयर्स के बीच होती है, और अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम होराइजन भी 3 to 5 इयर्स के बीच का होना चाहिए। नंबर 5, फाइनेंशियल गोल्स। यूजुअली जब इक्विटी मार्केट्स गिरते हैं और आप कम रिस्क वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6, टैक्सेशन। गिल्ड फंड्स में होने वाले गेन्स पर लगने वाला टैक्स आप उन्हें कितने समय तक होल्ड करते हैं उन पर डिपेंड करता है। 3 सालों से पहले बेचने पर होने वाले गेन्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो इन्वेस्टर्स को उनके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से भरना होता है, और 3 सालों के बाद बेचने पर होने वाले गेन्स पर LTCG देना होता है जो 20% फ्लैट होता है लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ। सो फ्रेंड्स, गिल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी पीक पर होते हैं और उनके वहां से कम होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में बिना ये
समझे इन्वेस्ट करना कि वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा या नहीं, ये सही नहीं होगा। और अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग करवा के आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, वेकेशंस, कार खरीदना, रिटायरमेंट, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च स्टॉक हर महीने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।